सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप कुशल होंगे। हम आपकी कुशलता की कामना करते हैं। वर्ग 8 के लिए विषय हिंदी, पाठ 11, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जीवनी दी गई है और उस जीवनी के दूसरे भाग लेकर आपके पास उपस्थित हूँ। हम आगे बढ़ते हैं। पहले भाग में हमने जीवनी लेखन के बारे में जाना, उनका पारिवारिक परिचय किया। हम आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 में हुआ था। उनका बचपन परिवार के और बच्चों की तरह बड़ी सादगी से बीता, है ना। आप जानते ही हैं, उनके दादाजी वहाँ के प्रिंस कहलाते थे। उनके पिता को लोग महर्षि के नाम से जानते थे और भी विख्यात हुए वो। भाई बहनों में 13 उनसे बड़े थे, मतलब पूरे परिवार के लोगों में 13 उनसे बड़े थे। शैशवा अवस्था, यहाँ पर हम देखते हैं शिशु की जो अवस्था होती है उसे हम शैशवा अवस्था कहते हैं, को पार करते ही, शैशवा अवस्था जैसे ही वो पार किए, रवि यानी रविंद्रनाथ हवेली से बाहर कर दिए गए। घर में रहकर ऐसा माना जाता है कि बच्चों का विकास रुक जाता है, माँ बाप के ज़्यादा प्यार मिलते हैं और उनका आंतरिक विकास नहीं हो पाता, तो उन्हें हवेली से बाहर कर दिए गए। बाहर कर देने का मतलब उनका देख रेख वहाँ के नौकरों द्वारा किया जाने लगा। उन्हें महिलाओं की देखभाल से छुट्टी दिलाकर नौकरों के हवाले कर दिया गया, है ना। यानी उनका विकास और आसानी से हो, बस सोने के लिए अपने माँ के पास उन्हें भेज दिया जाता, अन्यथा वह दिन भर हवेली से वह बाहर रहते थे। रविंद्रनाथ के द्वारा पढ़ाई की शुरुआत। रविंद्रनाथ को स्कूल भेजा गया, परंतु स्कूल उन्हें जेल के समान लगता था। बहुत बड़ी बात है कि स्कूल से उन्हें अच्छा नहीं लगता था। बंद कमरे में पढ़ाई सहन नहीं होती थी। उनके अलग स्वभाव थे। 3 स्कूल आजमा लेने के बाद उन्हें स्कूली पढ़ाई से तिलांजलि दे दी, है ना। तिलांजलि यानी तिल की अंजलि, है ना। त्याग करना, किन्हीं की मृत्यु होती है तो हम तिलांजलि देकर उन्हें मुक्त करते हैं, है ना। तिल देकर, स्नान के बाद तिल देकर उन्हें मुक्त करते हैं। तो तिलांजलि देने का मतलब कि दोबारा ये नहीं मिलेंगे हमसे, है ना। ये तिलांजलि हुई। तो स्कूल को उन्होंने तिलांजलि दे दी। स्कूल जाने का निर्णय नहीं लिया, वो स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे। घर वाले समझते थे कि यह लड़का दुनिया में कुछ नहीं करेगा। अलग अलग लोगों की समझ होती है। हमें पहले ही किसी के बारे में उसके बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। किसी को छोटा खोटा नहीं समझना चाहिए। परंतु रवि का पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगता। भले स्कूल वो जाना नहीं चाहते, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनका मन जरूर लगता। पढ़ना, दिन भर पढ़ना लिखना चलता रहता था। वो पढ़ाई करते रहते थे। उनका कहना था कि बंद स्कूल में बंद कमरों में वो पढ़ना वो नहीं चाहते थे। सुबह घंटे अखाड़े में जोर आजमाइश के बाद, है ना, मतलब शरीर के लिए वो व्यायाम भी करते। उसके बाद बांग्ला, वहाँ की जो लोकप्रिय भाषा थी बांग्ला, कोलकाता के, संस्कृत विषय
इतिहास, भूगोल, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, है ना। अलग अलग हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग विषयों, संस्कृत भी उन्हें पढ़ाई जाती थी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि की पढ़ाई होती, है ना। दिन भर वो कुछ न कुछ वो पढ़ते रहते। बाद में अंग्रेजी साहित्य भी सूची में शामिल हुआ, उसके बाद वो अंग्रेजी भी पढ़ने लगे। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण जो भी सिखाया जाता झट से सीख लेते, है ना। ऐसी बात नहीं कि वो पढ़ाई से कतराते थे बच्चे, वो पढ़ाई से कदापि नहीं कतराते थे, है ना। वो दिन भर पढ़ते रहते थे। हम आगे बढ़ें। शांति निकेतन की स्थापना, ये बड़ी चीज है। 11.5 साल की आयु में उनका जनेऊ हुआ। जनेऊ यानी उपनयन संस्कार, है ना। ये प्रमुख संस्कारों में से एक माना जाता है। कि इसके बाद बच्चों में संस्कार की वृद्धि होती है। फिर वे पिताजी के साथ हिमालय की यात्रा, ये उनके जीवन की विशेष यात्रा रही। पिताजी के साथ हिमालय की यात्रा पर गए। पहले वे लोग पश्चिम बंगाल के बोलपुर नामक स्थान पर पहुंचे। महर्षि देवेंद्रनाथ यानी उनके पिता ने चिंतन मनन के लिए, विचार के लिए, सोचने के लिए, बैठकर ध्यान करने के लिए बोलपुर के पास, जो मैंने आपको बताया कि बोलपुर के पास एक आश्रम बनाया जिनका नाम शांति निकेतन है। शांति निकेतन बच्चे आप जरूर नाम सुने होंगे, अद्भुत जगह है, जाना चाहिए। पढ़ाई का माहौल है वहाँ, और अजीब तरह की पढ़ाई होती है, उन्मुक्त पढ़ाई होती है ना। वहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं कि जंगली जानवर भी हिंसक नहीं, है ना। पालतू जितने भी जानवर हैं स्वतंत्र घूमते रहते हैं और पढ़ाई लिखाई चलती रहती है। आश्रम के तरह का माहौल है और सच्ची शिक्षा मिलती है ना। चाहे विज्ञान हो, संगीत हो, यानी संपूर्ण शिक्षा मिलती है शांति निकेतन में। हिमालय की यात्रा में पिताजी ने रविंद्रनाथ को अंग्रेजी, संस्कृत और गणित, ज्योतिषी सीखने के साथ साथ जवाबदेही संभालना भी सिखाया। मतलब वो यात्रा महीनों दिन तक रही और यात्रा में वो कुछ न कुछ सीखते रहे, पढ़ाई करते रहे, अपने पिता से ज्ञान अर्जन करते रहे। उसी यात्रा में रविंद्रनाथ ने राजा पृथ्वीराज की ऐतिहासिक पराजय पर एक पद्य नाटक यानी कवितानुमा नाटक होते थे। उसमें जो संवाद होता है वह क्या होता है, लयबद्ध कविताएं होती हैं, है ना। काव्य के रूप में ये लिखे जाते हैं, है ना। ज़्यादा मनोरंजन करने के लिए, मनोरंजन पैदा होने के लिए ऐसा लिखा जाता है। तो नाटक लिखा, है ना। राजा पृथ्वीराज की ऐतिहासिक जो पराजय हुई थी उस पर उन्होंने नाटक लिखा। कुछ महीने बाद रविंद्रनाथ हिमालय से लौट कर आए तो मानो बिल्कुल बदल गए थे, है ना। उनमें जो कह सकते हैं विशेष ज्ञान प्राप्त हो चुका था, वो अपने आप को बदले हुए नज़र आ रहे थे। रविंद्रनाथ अब बालक नहीं लगते थे। अगले वर्ष उनकी माता चल बसी। ये बहुत बड़ा उनके लिए शोक था। 15 साल की उम्र में उन्होंने जनता के सामने पहली कविता पाठ की, है ना। कविता उनकी अपनी ही रची हुई और राष्ट्र भावों से भरी हुई थी। मतलब 15 साल की उम्र में उन्होंने जनता के सामने यानी समूह में, सभा में उन्होंने कविता पाठ किया। राष्ट्र भावों से भरे होने के चलते सुनने वाले मुग्ध हो उठे। उसके बाद उन्होंने वनफूल नाम की एक लंबी कविता लिखी जो पदवध यानी कविता नुमा है ना, कविता में लिखी गई है। उसका संग्रह भानु सिहेर पदावली के नाम से जाना जाता है। ये बातों को बच्चे आप जरूर याद रखेंगे, है ना। भानु पदावली के नाम से वो जाने जाते हैं,
है ना। ये भी मुख्य बातें हैं कि बनफूल उन्होंने लिखा, जो एक पदबंध कविता है। आगे हम बढ़ें। रविंद्रनाथ कुशल अभिनेता भी थे। उन्होंने अपने भाइयों और मित्रों के लिखे हुए शौकिया ढंग से खेले हुए नाटकों में भी काम किया। मन तो उनका संगीत से सराबोर था ही, गला भी उनका बहुत सुंदर था। मतलब सारे गुण उनमें मौजूद थे। जितने भी आप देखे होंगे, चाहे पटना या कहीं भी रविंद्र भवन जो बने हैं, उनके कला के लिए प्रसिद्ध, कला के लिए भी वो जाने जाते हैं। उनके नाम पर रविंद्र भवन बनाए गए हैं। उनका सुंदर बचपन में ही हुए गीत लिखते, धुनें बनाते, बांधते और अत्यंत ललित यानी सुसज्जित कंठ से गाया करते। गीतों की रचना वे जीवन भर करते रहे। आज भी उनके गीत बेजोर हैं। मैंने सुना है पतित तारिणी गंगे, उनकी MS सुब्बालक्ष्मी द्वारा गाई हुई रविंद्रनाथ टैगोर की रचना पतित तारिणी गंगा बहुत ही सुंदर मुझे लगा, जिसकी चर्चा मैंने आपके साथ किया। बच्चे, इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसकी चर्चा हम करना चाहेंगे। रविंद्रनाथ ने स्कूल जाना क्यों बंद कर दिया? रविंद्रनाथ को बंद कमरे में शिक्षा ग्रहण करना उनसे सहन नहीं होता। वह उन्मुक्त शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। वह बंद कर शिक्षित होना नहीं चाहते थे, बंद कमरे में पढ़ना नहीं चाहते थे। रविंद्रनाथ अपने पिताजी के साथ किस स्थान की यात्रा की? रविंद्रनाथ अपने पिताजी के साथ हिमालय की यात्रा उन्होंने की, जिसकी चर्चा हम पीछे आपको बच्चे किए हैं। इस दौरान उन्होंने कौन सा पद नाटक लिखा, है ना? इस दौरान उन्होंने, इसकी चर्चा यहाँ पर है कि इस दौरान उन्होंने, है ना, बनफूल नहीं, इस दौरान उन्होंने पृथ्वीराज, देखें हम यहाँ पर राजा पृथ्वीराज की ऐतिहासिक पराजय पर उन्होंने पद्य नाटक लिखा, है ना। तो यहाँ पर उसकी प्रश्नों का अंत हुआ। बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझे होंगे। रविंद्रनाथ के जो जीवनी अभी हम पढ़ रहे हैं उससे प्रेरणा ले रहे होंगे। हम तीसरे और अंतिम वीडियो लेकर आपके पास उपस्थित हो रहा हूँ बच्चे। धन्यवाद आप सभी का।